नमस्कार दोस्तों, खान सर के मार्गदर्शन में तैयार प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला का ये 11वीं क्लास है। इससे पहले कि 1 से लेकर के 10 क्लास को मैंने पूरे विस्तार से आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां से आप बाकी के क्लास को देख लें और खुद को लाभान्वित करें। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारे जो बिहार एसएससी है, इसमें 12,000 वैकेंसी निकली है और करीब 25.5 लाख के आसपास कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। तो अगले 1 घंटे तक मैं आपका ध्यान चाहूँगा इधर, तो पूरे ध्यान से देखेंगे आप। एक-एक प्रश्न जो है आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो ये जो है दोस्तों रियो डी जेनेरो है, ब्राजील का। ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक बंदरगाह पर स्थित है, जो कि अटलांटिक महासागर में लोकप्रिय गुआनाबाड़ी खाड़ी के पश्चिम तट पर स्थित है। तो ये जो है प्रशांत महासागर में ना होकर कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिड एयर रिफ्यूलिंग अर्थात हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है? तो इसकी रेंज होती है दोस्तों 1500 किलोमीटर। सुखोई अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है व यह ब्रह्मोस जैसी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। सुखोई 30 मिड एयर रिफ्यूलिंग अर्थात हवा में ईंधन अगर नहीं भराई जाए, उसके बिना जो है एक बार में 1500 किलोमीटर की रेंज तक जाने में सक्षम है। यह दुनिया में पहली बार था कि इतनी भारी वजन वाली मिसाइल को लड़ाकू विमान में एकीकृत किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, रानी की वाव या क्वीन स्टेप वेल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो सरस्वती नदी के तट पर है। रानी की वाव पाटन गुजरात में स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर, और यह जो है एक विश्व धरोहर स्थल है। इस बावड़ी का निर्माण चालुक्य शासकों के द्वारा कराया गया था। इस बावड़ी का चित्र 100 रुपए के नोट पर भी आपको देखने को मिलता है, रानी की वाव। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये हैं धंगदेव। चंदेल शासक धंगदेव ने चालुक्य वंश के थे जो, इन्होंने हिंदू धर्म के प्रवर्तक कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। तो उसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती है? तो ये जो है सभी जो है समान समतल में अवस्थित होती है। परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ठीक है, ये सभी जो है एक ही अभिलंब के समतल होती है। अभिलंब परावर्तन तल के लंबवत होता है और आपतन कोण जो आई होता है दोस्तों, यह परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान खराज कर को एकत्र किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के द्वारा खराज कर अर्थात भूमि कर होता है, इसका मतलब ये भूमि कर लिया जाता था। तथा तुगलक काल में सर्वाधिक खराज वसूल किया जाता था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक खराज का वसूल किया जाता था तो तुगलकों के समय में। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के चुनाव
डैश में हुए थे। तो भारत में जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था ये जुलाई 1946 में हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा हुआ था। इनका चुनाव 4 जुलाई 1946 को हुआ था। 4 जुलाई का डेट था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। द ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है। यह एक दुर्लभ प्रजाति है। यह ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। इसे जो है वर्ष 1981 में दोस्तों 1981 में विश्व धरोहर के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कौन सा है जो कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी? तो ये कहता है हमारा अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, मृत्यु दंड को कारावास में बदल सकता है तथा मृत्यु दंड प्रदान किए गए व्यक्ति की सजा को भी माफ कर सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 72 में दिया गया है। नेक्स्ट है सर्प नौका दौड़, जिसे स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? तो ये ओणम त्योहार की विशेषता है दोस्तों। ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम के अवसर पर खीर पकाई जाती है। खीर के उबलने पर घर सुख समृद्धि संपन्न माना जाता है। इस त्योहार पर केरल में सर्प नौका दौड़ करवाई जाती है, जो कि इस त्योहार की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये रसायन था बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट को पहले बाहरी देशों से आयात किया जाता था, परंतु अब इसे भारत में ही निर्मित किया जा रहा है। इसका उपयोग रसायन क्षेत्र में किया जाता है। बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग जो है रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया है। तो इसमें भारत और भूटान शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भूटान के नागरिकों को भारत में भुगतान की सुविधा प्रदान करने हेतु रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसको निरूपित करती है? तो ये निरूपित करती है ऋणात्मक टर्मिनल को। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। इन सेलों को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अल्ट्रासाउंड किरणें 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे होती है, अतः इन किरणों के द्वारा ही चमगादड़ अपना शिकार व बाधा को जान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होनी चाहिए? तो ये सुझाव देने वाले थे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में भी जाना जाता है। एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी
उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है सुधि रमन कप। सुधि रमन कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सुधि रमन कप जो है दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है। सुधि रमन कप बैडमिंटन खेल में दिया जाता है। बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को ईसाइयों के द्वारा क्रिसमस डे मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब समाप्त हुआ था? तो ये जो समाप्त हुआ था दोस्तों 20 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ था। 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत सर्वप्रथम 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी और सबसे अंत में इस विद्रोह को 20 जून 1858 में ग्वालियर में जो हुआ, यहाँ पर यह असफल रहा। इस विद्रोह के असफल होने का मुख्य कारण क्रांति का सभी जगह एक साथ न होना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कब किस ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था? तो ये बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रीयता की भावना को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? पुस्तक का नाम है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। इसके लेखक हैं दोस्तों नवीन चावला। नवीन चावला भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त हैं। अतः इन्होंने निर्वाचन आयुक्त रहते हुए एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। उत्तराखंड के स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट जिसे नार्गे साल्टपीटर या नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है, यह अकार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। ये होता है इसका फॉर्मूला। यह रंगहीन नमक हवा से नमी को अवशोषित करता है। ठीक है। CaNO3 होल ट्वाइस जो है इसका फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो ये है खरैती। खरैती जो है हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो कि तलवारों के साथ की जाती है। अगला प्रश्न है सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? तो ये जो है दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, इसको ध्यान में रखना है।
सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो है ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो ये जो है एक राज्य है जिसकी सीमा जो है सिक्किम से जुड़ी हुई है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित सिक्किम के दक्षिण में पश्चिम बंगाल है और यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ और उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बतियन स्वायत्त क्षेत्र के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो ये है अनुच्छेद 352 दोस्तों। अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति कहलाया। तो ये है दोस्तों गुजरात से अमूल जो है गुजरात से आया है और इसी की कहानी है श्वेत क्रांति। तो देश में जो श्वेत क्रांति है इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, 1970 में। इसे डेयरी इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया और गरीब किसानों को रोजगार मिला। वर्गीज कुरियन जो थे ये श्वेत क्रांति के जनक थे। उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि जो है दोस्तों ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, उसको ध्यान में रखना है। ध्वनि एक तरंग है जो कि वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। यह हमारे कान में संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि का संचरण निर्वात में संभव नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं दोस्तों 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था और इन राज्यों को भारत का चावल का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कॉट कौन सा था? तो इसमें दोस्तों मैस्कॉट था वोरोबी, एक नीला सर्फिंग कोआला था। ये था वोरोबी जो है एक नीला सर्फिंग कोआला है जो कि ऑस्ट्रेलिया में वृक्षों पर रहने वाला शाकाहारी प्राणी है। तो यही जो था इसका मास्कट था 2018 में गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था इसका। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके महानिदेशक थे दोस्तों संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है सिंहली। ठीक है, सिंहली ओनली बिल 1956 में आया था, 1956 में। जो श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन तब। तो श्रीलंका की सरकार के द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसके माध्यम से सिंहली को देश की आधिकारिक भाषा बनाया गया था। ठीक है, सिंहली अधिनियम 1956 में आया था। अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है? तो इसको डिजाइन किया गया है दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को
आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। यह सिद्धांत हमें किसी वस्तु पर उत्प्लवन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है जायंट अफ्रीकन स्नेल को। जायंट अफ्रीकन लैंड स्नेल, जिसे लिसाच हीना फूलिका कहा जाता है, एक बड़े जो भूमि पर घोंघे की प्रजाति है। इसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित कर दिया गया है। इसका नाम ध्यान में रखिएगा, जायंट अफ्रीकन स्नेल। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध समूहगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? तो दारा शिकोह जो है ये हारा था औरंगजेब से। समूहगढ़ का युद्ध जो है 1658 में लड़ा गया था। दारा शिकोह और औरंगजेब और साथ में मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दारा शिकोह को हाथी पर बैठा हुआ न देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई, जिसके कारण दारा शिकोह युद्ध हार गया था। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय डैश के सक्रिय सदस्य थे? तो लाला लाजपत राय जो थे ये आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते दयानंद कॉलेज के लिए कोष इकट्ठा किया था और एंग्लो वैदिक कॉलेज के विकास में भी प्रयास किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर। पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को लड़ा गया था। 1757 को लड़ा गया था, इसको ध्यान में रखना है। और ये युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना व अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य बंगाल की भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ जो पलासी गांव है इसमें हुआ था, जिसमें कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित होता है? तो ये फरवरी के महीने में आयोजित होता है। सूरजकुंड मेला प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मनाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है, जो कि हर साल 15 दिनों के लिए लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था? ये क्या था? राजीव कुमार ने। 2020 1 सितंबर को चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था राजीव कुमार ने। अगला प्रश्न है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों एपी कल्चर। ठीक है। एपी कल्चर मधु अर्थात शहद के व्यावसायिक उत्पादन और मधुमक्खी के छत्ते के अन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों के पालन और प्रबंधन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर दोस्तों फूलों के संवर्धन का अध्ययन है। सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन से संबंधित है और पीसी कल्चर जो है यह मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो ये किया है श्रीनगर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है। बलिदान स्तंभ श्रीनगर स्मार्ट सिटी योजना का एक हिस्सा है और यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है
जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है दोस्तों मुंबई में। ठीक है, मुंबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? तो ये उम्मीद है हरियाणा से शुरू होने की। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक हरियाणा के जिंद जिले से शुरू होने की उम्मीद थी। अधिकारियों ने दावा किया कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें केवल जर्मनी में चल रही है और पूरी दुनिया इस परियोजना पर नजर रख रही है, और भारत इस तरह की ट्रेनें कैसे शुरू करेगा इसके विषय में जो है ये परियोजना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो ये है दोस्तों असम। 6,000 करोड़ रुपए की लागत से नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच असम की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। अगला है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 40वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत 40वें पायदान पर है, और यह जो है अपना देश पिछले साल से 3 स्थान नीचे खिसक गया है, लेकिन अभी भी 2019 से 21 के 43वें स्थान से बेहतर स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये जो है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। काहिरा में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों जेद्दा में। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब के जेद्दा शहर में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी स्टेडियम और प्रिंस अब्दुल्ला अल फैसल स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाया गया है दोस्तों 5 वंदे भारत ट्रेन को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। अडानी ग्रुप में 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक एक अभियान शुरू किया है। उनके पोर्ट्स टू एनर्जी समूह ने 2023 विश्व कप विजेता अभियान शुरू करने के लिए कपिल देव सहित 1983 विश्व कप क्रिकेट के दिग्गजों को इकट्ठा किया है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो वायु के माध्यम से ना फैलने वाली बीमारी है हैजा। हैजा दूषित पानी के कारण फैलने वाली बीमारी है। यह बीमारी एक संक्रामक आंत्र शोथ है जो कि वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के एंटेरोटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले उपभेदों के कारण होता है। हैजा के टीके का नाम हैती वी है। नेक्स्ट है बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई होती है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भौतिकी में बल एक सदिश राशि है जिससे किसी पिंड का वेग बदल सकता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन के दर के अनुपाती होता है। F इक्वल टू होता है ma। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः क्या है? तो इसका जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या है क्रमशः 1 और 3 है। ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या 3 होता है। प्रोटियम का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या होता है 1। ड्यूटेरियम की बात करें दोस्तों तो ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या 2 होता है। D2O इसका फॉर्मूला होता है ड्यूटेरियम का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? तो सबसे तीव्र होता है प्राथमिक तरंग। पी तरंगे, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्घ्य तरंगे होती है क्योंकि इनमें संचरण तथा कणों का दोलन एक ही सीध में होता रहता है। ये तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। ये तरंगे सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है ये बताना है। तो इसमें से जो है दोस्तों ये कार्य की इकाई नहीं है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है कार्य की इकाई नहीं है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है बल का मात्रक होता है। यह बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु के विराम की अथवा एक समान वेग की गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयास करता है। उसी बाह्य कारक को हम लोग बल कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निमित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इंटरनेट। किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को जो है इंटरनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें से दोस्तों 1 GB जो है 2 पे पावर 20 बाइट दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, 1 गीगाबाइट जो होता है यह 10 पे पावर 9 के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 पे पावर 3 बाइट्स के बराबर हो सकता है या 2 पे पावर 30 बाइट भी हो सकता है। बाकी सारे ऑप्शन मतलब सही हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। ठीक है, अगला प्रश्न है मार्च 2019 में केरल के कोच्चि में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता है? तो इसका फाइनल जीता है मैथ्यू सेल्ट ने। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन
इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये सभी जो है भिन्न प्रकार हैं दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। अगला प्रश्न है डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान अर्थात डिस्पोज करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। तो इस वाहन का नाम है दक्ष। डीआरडीओ के द्वारा बम के संसूचन और निपटान हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम दक्ष है। डीआरडीओ की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम और इसके प्रथम अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां अर्थात अर्थ ट्विन के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन के नाम से शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां के रूप में जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्रह देखने में और आकार में लगभग हमारी पृथ्वी की जैसी ही है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार में करीब 81% समानता रखती है। ठीक है, 81%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है असम हिमालय के रूप में। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय इन तीनों से मिलकर के बना हुआ है, जो पश्चिम से पूर्व तक एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो ये उपग्रह है ICESat-2। पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने के लिए नासा के द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह ICESat-2 है इसका नाम, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसके लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। सोल ऑफ न्यू मशीन जो है ट्रेसी किडर के द्वारा लिखित और 1981 में प्रकाशित एक गैर काल्पनिक पुस्तक है। यह एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग टीम के अनुभवों का वर्णन करती है जो कि अगली पीढ़ी के कंप्यूटर को जबरदस्त दबाव में तेज गति से डिजाइन करने के लिए दौड़ती है। अगला प्रश्न है किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो यह मंदिर है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है जो भारत में पुरी के पास स्थित है। यह ओडिशा के मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा नमूना है और भारत का प्रसिद्ध ब्राह्मण तीर्थ है। यूनेस्को ने 1954 में 1984 में दोस्तों इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो ये होती है आमाशय की आकृति। आमाशय की आकृति जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। आमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। पूरे आमाशय के 4 भाग होते हैं।
ठीक है। कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, तीसरा होता है आमाशय कायक और चौथा होता है पाइलोरिक। इन चारों भाग को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है? तो इसमें से प्लास्टिक, डीडीटी और बेकेलाइट जो है दोस्तों, ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होती है बैक्यूरेल। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बैक्यूरेल होती है। विद्युत धारिता की इकाई फैराड होता है। विद्युत धारिता की इकाई फैराड है। और क्यूरी भी जो है ये रेडियो धर्मिता की ही इकाई है। रदरफोर्ड जो होता है दोस्तों, ये नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है रदरफोर्ड को। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कॉर्क का निरीक्षण करते हुए 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज जो है कॉर्क का निरीक्षण करते हुए की गई थी। 1665 ईस्वी में जो है कोशिका की खोज हुई थी। उन्होंने कॉर्क के पतले टुकड़ों को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख करके देखा तो उनमें हजारों छोटे छोटे छिद्र नजर आए। इन छिद्रों को उन्होंने सेल का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा, तथा इन सेल को ही रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया था। प्रथम जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रस्तुति अर्थात प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो प्रेजेंटेशन के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सबसे अधिक उपयोगी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रथम संस्करण 1990 में आया था। यह विंडोज एवं एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था कोलकाता में। 2019 का करंट अफेयर है दोस्तों, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है मैड्रिड स्पेन में है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। UNWTO जो है इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, 1975 में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत के सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा संस्थापक अलेक्जेंडर कर्निंघम है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो ये हैं दोस्तों 1913 में नोबेल पुरस्कार जीते थे।
रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में अपनी गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाजों के सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया? तो ये अनुबंध हुआ था दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ। ठीक है, वर्ष 2008 में इसरो ने गगन प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव फाइन का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया था उन्होंने। अगला है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यमवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु अर्थात मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु यानी मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से मेटलॉइड को पहचानना है, तो ये मेटलॉइड है जर्मेनियम। जर्मेनियम को उपधातु के रूप में जाना जाता है। आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या 7 होती है, जो कि इस प्रकार है: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक 1 2 3 4, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलेनियम। तो ये सातों जो है दोस्तों उपधातु हैं। उपधातु जो है आमतौर पर अर्धचालक के रूप में कार्य करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे। तो अशोक किसके पोते थे? तो अशोक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनामप्रिय अशोक मौर्य था। उनका राजकाल जो है 269 से लेकर के 232 तक प्राचीन भारत में आया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो स्टार्टअप इंडिया को शुरू किया गया था 2016 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 में स्टार्ट किया गया था और भारत सरकार का एक प्रमुख अभियान है जिसमें कि इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार पैदा करना और धन सृजन करना। इस योजना में 3 साल के लिए कर छूट दी गई थी, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद के पेड़ को फाइकस बेंगालेंसिस कहा जाता है, जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती हैं। बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष अपने के रूप में अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, 1947 को, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह अकादमी जो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। मुख्यालय जो है नई दिल्ली है दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू जो है इसका फैलने का वजह है विषाणु। स्वाइन फ्लू वायरस के कारण होता है।
जिसे H1N1 वायरस कहा जाता है। ठीक है, यह वायरस सुअरों की श्वास नली को संक्रमित करता है और बाद में यह वायरस मनुष्य में संचारित हो जाता है सुअर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जो दोस्तों ईरान है, यह ताप्ती गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। ताप्ती गैस परियोजना जो है अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। तापी शब्द तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के अक्षरों से मिलकर के बना है। तापी शब्द 4 देशों को एक साथ व्यक्त करता है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। नेक्स्ट है, इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसमें से बी एस चंद्रशेखर को नहीं जाना जाता है। बी एस चंद्रशेखर, जिनका पूरा नाम था भगवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था 1964 में। ये अपने समय के मुख्य रूप से अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, जो दाहिने हाथ से लेग ब्रेक करते थे, लेग स्पिन। तो इस प्रश्न के साथ दोस्तों हमने इस प्रैक्टिस सेट का भी टोटल जीके और साइंस कवर कर लिया है। मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।